इस वक्त समंदर में तेजी से उठ रहा है धुआं और धमाके, और हर बार एक ही सवाल, अब अगला निशाना कौन? ओमान तट के पास एक और जहाज पर हमला हुआ और अब हालात तेजी से खतरनाक मोड़ लेते जा रहे हैं। भारत से जुड़ा है पूरा मामला, तो क्या है मंसूबे, पूरी घटना से जुड़ी पूरी पड़ताल आज आपको बताएंगे। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अब फिर से सुर्खियों में है। पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो डालकर इससे सनसनी मचा दी थी। अब लेफ्टिनेंट जनरल एडमिरल डी.के. जोशी का जवाब आया है और माना जा रहा है ये राहुल गांधी के सवालों को जवाब दिया गया है। तो क्या है मामला, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आज आपको बताएंगे। और उद्धव ठाकरे के दिन इस समय रूठे हुए हैं। जब से बिगड़े हैं हालात, तब से सब कुछ बेकार ही होता जा रहा है। अब और टूट की खबरें आ रही हैं। गुट के 7 सांसदों के शिंदे खेमे में जाने की अटकलों ने सियासी तापमान महाराष्ट्र का बढ़ा दिया है। बड़ा राजनीतिक समीकरण शिंदे की गुट की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। इस पर उद्धव ठाकरे का क्या कहना है, पूरी खबर विस्तार से आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। ओमान के तट के पास एमटी जलवीर नाम के मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। जहाज पर भारतीय नाविक भी सवार रहे। होर्मुज स्ट्रेट के पास 3 दिन में यह तीसरा हमला बताया गया है। तो समंदर में खतरा लगातार बढ़ रहा है। फिर एक जहाज पर हमला। इस बार मामला सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय तनाव की तरफ इशारा कर रहा है। कल अमेरिकी हमले में लापता 3 भारतीयों की मौत हुई है। विदेशी मंत्रालय के अनुसार ओमान तट के पास एक अन्य जहाज पर भी हुए हमले में भारतीय चालक दल शामिल था। इस घटना में 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 को मृत घोषित किया गया है। मंत्रालय ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए वाणिज्यिक जहाज़ों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। सरकार ने सभी पक्षों से अपील की है कि अपने तनाव को कम करें और बातचीत के जरिए समाधान निकालें, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और स्थिरता बहाल हो। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद जहाज की चिमनी और इंजन रूम में आग लगी और जहाज से धुएं का गुबार उठता देखा गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। ओमान में स्थित भारतीय दूतावास ने इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए रखी। इस क्षेत्र में पहले हुए हमलों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस बीच भारत सरकार ने भी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री हमलों पर अपनी गहरी चिंता जताई है। ओमान तट के पास इससे पहले भी एक अन्य जहाज एमटी जलवीर में आग लगने की घटना सामने आई थी। लगातार हो रहे इन हमलों में वैश्विक समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर अब बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार पर होगा, ऊर्जा आपूर्ति पर होगा और इकोनॉमी पर भी होगा। भारत सरकार ने साफ कहा है कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता उसके नागरिकों की सुरक्षा है और हर स्थिति पर वो अपनी नज़र बनाए हुए है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या समुद्री रास्ते अब सुरक्षित नहीं रहे? आने वाले दिनों में हालात कैसे रहेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और राहुल गांधी का एक वीडियो आया था, आपको याद होगा, और देश भर में उस पर बहस छिड़ गई थी। कहा जाने लगा ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन अब एक जवाब ऐसा आया है जो इन सारी बातों से पर्दा हटाने वाला है। एडमिरल का जवाब आया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जोरदार बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई गई हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस प्रोजेक्ट के कारण किसी भी आदिवासी समुदाय को विस्थापित नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो जानकारी की कमी पर आधारित है। एडमिरल डी.के. जोशी पूर्व नौसेना प्रमुख रह चुके हैं और उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट भारत के रणनीतिक और आर्थिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। एक नहीं, उन्होंने 2 वीडियो बनाए। राहुल गांधी ने इस देश की प्रकृति और आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ बताया। इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ ही उन्होंने बातें की। लेकिन एलजी डी.के. जोशी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि पर्यावरण और कानूनी मंजूरी की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और नियमों का पूरी तरह से पालन भी किया गया है। वहां रह रहे आदिवासियों से, उनके संगठन से, उनके नेताओं से बातचीत भी की गई है। इस 92,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने हैं। इनमें से एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट,
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक टाउनशिप विकसित किए जाने की योजना भी शामिल है। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से भारत को समुद्री और रणनीतिक स्तर पर बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के बेहद करीब है। डीके जोशी ने कहा है कि ये सिर्फ सुरक्षा या अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीय शक्ति को दिखाने का एक बड़ा मौका है। पर्यावरण को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाएंगे, ये पूरी तरह से गलत है। उनके अनुसार इस क्षेत्र का करीब 94% हिस्सा पहले ही जंगलों से ढका हुआ है और प्रोजेक्ट में केवल 1.8% यानी पूरा 2% भी नहीं है, इतना वन क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ भी जंगल हटाए जाएंगे वहाँ नए पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। किसी को भी फायदा पहुँचाने के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि अभी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, ऐसे में ये कहना गलत होगा कि किसे फ़ायदा मिलेगा और किसे नहीं। उन्होंने सरदार सरोवर डैम का उदाहरण देते हुए कहा कि कई विकास परियोजनाओं का विरोध पहले भी हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ उनका महत्व भी साबित हुआ और वो चीज़ें सामने भी आईं। अपने बयान के अंत में उन्होंने यही कहा कि सही समय बिल्कुल यही है। उनके अनुसार भारत की विकास योजनाओं को रोकने की कोशिशें सफल नहीं होंगी और देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब एडमिरल के जवाब के बाद देखना होगा राजनीति इस पर किस तरह से की जाती है, सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है और इस पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जिसने पहले सत्ता बदल दी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हैं, अटकलें लग रही हैं। चर्चा ये है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट शिवसेना यूबीटी के लगभग 7 सांसद एक साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, कोई बयान नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उद्धव गुट इसे एक अफवाह बता रहा है, लेकिन राजनीतिक संकेत कुछ और ही कह रहे हैं। ये पूरा मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि साल 2022 में भी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा विभाजन देखा गया था, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बड़ी बगावत हुई थी और शिवसेना 2 भागों में बंट गई थी। अब वैसी ही स्थिति दोबारा बनने की चर्चा है और राजनीतिक हलकों में इसने हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से शिंदे गुट के नेता लगातार यूबीटी सांसदों के संपर्क में हैं। इसमें एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के नाम भी सामने आ रहे हैं। कई बैठकों और मुलाकातों को लेकर भी चर्चा तेज है। बताया तो ये जा रहा है कि कुछ सांसदों के शिंदे गुट की नज़दीकियां हाल के दिनों में देखी गई हैं और उसके बाद ये मामला बढ़ा। एक मामला उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट के सांसद संजय दिना पाटिल से भी जुड़ रहा है, जहां उनकी और शिंदे की मुलाकातों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। सूत्रों का तो दावा है कि दिल्ली में भी इस पूरे मामले को लेकर कई गुप्त बैठकें हुई हैं जो सामने आई हैं। बताया तो ये जा रहा है कि एक बैठक 7 जून को भी हुई है, जिसमें कुछ यूबीटी सांसदों और शिंदे खेमे के बीच बातचीत हुई है। इन बैठकों में राजनीतिक भविष्य, उनके पद को लेकर, संभावित जिम्मेदारियों को लेकर एक बड़ा मंथन किया गया, चर्चा की गई। ये भी दावा किया जा रहा है कि यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिंदे गुट के केंद्र में भूमिका बढ़ जाएगी, शिंदे गुट को केंद्र में बड़ी भूमिका मिल सकती है और कुछ सांसदों को मंत्री पद का भी आश्वासन दिया गया है। तो इस बीच ये भी चर्चा है कि यूबीटी गुट के कुल 9 सांसदों में से 7 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं, बचेंगे सिर्फ 2, जबकि 2 सांसदों को इस चर्चा से अलग बताया गया है। अगर ये अटकलें सच साबित होती हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में इससे बड़ा बदलाव पहले कभी भी नहीं हुआ। यूबीटी शिवसेना के मौजूदा सांसदों में एक बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे अरविंद सावंत का नाम, संजय देशमुख, संजय जाधव, राजा भाऊ वाजे, संजय दिना पाटिल और इसके अलावा कई और मुख्य नेता हैं। हालांकि अभी तक ये सभी चर्चाएं हैं, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया, इसकी पुष्टि भी नहीं की गई है। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सस्पेंस, रणनीति और शक्ति संतुलन को लेकर चर्चा तेज है। अब सबकी नज़र इसी पर है, क्या सच में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है या सिर्फ एक और सियासी अफवाह है जो हवा में तैर रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आगे क्या होगा, इस पर रहेगी हमारी नज़र। तब तक आप बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। तो आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।